जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, ये DT+B TGT PGT को ध्यान में रखते हुए खासकर ये क्लासेस चल रही हैं। हम लोग ज्योग्राफी की क्लास कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम लोग और भी क्लासेस करेंगे जो कि खासकर TGT को ध्यान में रखते हुए ये क्लास हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। हम उसी पॉइंट पर फोकस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। बस हम उतनी ही चर्चा करेंगे, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ज़्यादा उसका विस्तार से नहीं चलेंगे क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है। और हम लोग उतनी ही चर्चा करेंगे जितना कि हम हमारे काम लायक की चीज़ें हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो हम बस मेन पॉइंट को चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये क्लास काफ़ी आप लोगों को हेल्पफुल होने वाली है उनके लिए जो TGT की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, TGT यानी DSSB भी TGT के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है खासकर। ठीक है, ये BPSC TGT के लिए भी है, UP TGT के लिए भी है। ठीक है, तो हम TGT को ध्यान में रखते हुए ये क्लास प्रारंभ कर रहे हैं और सभी लोग अपना धैर्य बनाए रखिए और क्लास में अपना मन लगाकर हमें पूरी तरह से सपोर्ट करिए। ये क्लास आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। देखिए, मध्यकालीन भारत में हम लोग विदेशी आक्रमण पर चर्चा करेंगे। पहले मध्यकालीन भारत, ठीक है, मध्यकालीन भारत पर हम मध्यकालीन भारत की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग यानी कि आज से लगभग 700 ईसा पूर्व 700 ईस्वी के आसपास की चर्चा करते हैं। कितनी की चर्चा करते हैं? 700 ईस्वी के आसपास की चर्चा करते हैं, क्योंकि यहीं से हमारे पे सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण यहीं से प्रारंभ हुए और मध्यकालीन इतिहास में हम खासकर विदेशी आक्रमण पर ही चर्चा करते हैं। तो भारत पर विदेशी आक्रमण, भारत पर विदेशी आक्रमण, देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम आक्रमणकारी अरब था। कौन था? अरब। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण अरब वासियों ने किया था। अरब के सेनापति, ठीक है, अरब के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने, जो कि प्रथम आक्रमण उसने 712 ईस्वी में किया था। कब किया था? 712 ईस्वी में। भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो अरब था। अरब था। कौन था? अरब। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम आक्रमणकारी देश पूछे या प्रथम आक्रमणकारी राज्य पूछे तो कौन था? अरब था। ठीक है, अरब। अरब का सेनापति कौन था? देखिए, अरब में उस समय जिसका शासन चल रहा था उनका नाम था उमैद। उमैयद। उमैयद कौन थे? उमैयद खलीफा। किसका शासन था उस समय? उमैयद खलीफा। उमैयद खलीफा का शासन था। कब? जब भारत पर आक्रमण हुआ। ठीक है, और उमैयद खलीफा, इनके ही सेनापति कौन थे? मीर कासिम। कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कौन, किसके सेनापति थे? उमैयद खलीफा के। उमैयद खलीफा के, ठीक है, उमैयद खलीफा के सेनापति थे। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने भारत पर कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में। देखिए, हम मेन बस पॉइंट पे चर्चा करते चलेंगे और आप लोग बस इसी पे ध्यान देना है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। भारत पर आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में। ठीक किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक, जिस समय मतलब जहां पे इसने आक्रमण किया था वो राज्य कौन सा था? तो सिंध राज्य था। कौन सा राज्य था? सिंध राज्य। भारत का कौन सा राज्य था? सिंध प्रांत। कौन सा था? सिंध, या फिर उसको हम लोग मुल्तान कहते थे।
क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान सब एक ही थे, ठीक ना। तो सिंध मुल्तान पर आक्रमण किया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम किसका सेनापति था? तो उमैयद खलीफा का। उमैयद खलीफा कहाँ के थे? अरब के मतलब शासक थे, या फिर उनका उस समय राज्य चल रहा था, ठीक ना। तो जिस पर आक्रमण किया, अब देखिए सिंध पर आक्रमण किया था तो सिंध के कोई ना कोई तो राजा होंगे। सिंध पर जब आक्रमण किया था तो सिंध के कोई ना कोई राजा होंगे। तो उस राजा को हिंदू शाही वंश के राजा थे। कौन से राजा थे? हिंदू शाही राजा। हिंदू, ठीक है, कौन राजा थे? हिंदू शाही वंश के राजा थे। किस वंश के राजा थे? हिंदू शाही वंश के राजा थे, ठीक है। दाहिर, कौन थे? दाहिर थे, ठीक है। दाहिर नामक शासक का राज था उस समय। कहाँ पे? सिंध और मुल्तान पे। उसी समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, जो कि उमैयद खलीफा का क्या था? सेनापति था, ठीक है। इनकी राजधानी की कहाँ थी? अगर आपसे पूछते कि हिंदू शाही वंश जो दाहिर थे, इनकी राजधानी कहाँ थी? उदभांडवपुर। कहाँ थी? उदभांडपुर। कहाँ थी? उदभांडपुर। कहाँ थी? उदभांडपुर किसकी राजधानी थी? राजधानी तो दाहिर की। दाहिर कौन था? हिंदू शाही वंश का शासक था। कहाँ का शासक? हिंदू शाही वंश का शासक उस समय कहाँ पे राज कर रहा था? तो सिंधु और मुल्तान पे, ठीक है। दाहिर के शासन काल में किसने भारत पर आक्रमण किया? तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम उमैयद खलीफा का क्या था? सेनापति था, ठीक है। अब देखिए, अरबवासी जब भारत पर आक्रमण किए तो उनको इसका लाभ क्या हुआ? उससे इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो इस आक्रमण से भारतीय जनजीवन अत्यधिक प्रभावित हुआ, मतलब भारतीय लोगों का जीवन अत्यधिक प्रभावित हुआ। अरबवासी भी इस प्रभाव से अछूते नहीं रहे। अरबवासियों को भी इससे कुछ न कुछ लाभ हुआ। उन्होंने यहाँ से दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, गणित, शासन प्रबंध की शिक्षा ग्रहण की। कहाँ से? भारत से। सोचिए हमारा भारत उस समय कितना आगे था। दर्शन शास्त्र की शिक्षा भारत से अरबवासियों ने ली। नक्षत्र विज्ञान की शिक्षा, गणित की शिक्षा भारत से ली। अरब विद्यमान भारत से ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत तथा खंड खाद्य ले गए। अब भारत विद्वान की सहायता से अल्फजारी ने अरबों में इन पुस्तकों का खलीफा मंजूर के समय में अनुवाद कराया। मतलब जो खंड यहाँ से भारत से ले गए थे अरबवासियों ने, उसका उन्होंने अरब भाषा में, अपनी भाषा में उसका अनुवाद कराया। क्या कराया? अनुवाद कराया। भारतीय खगोल शास्त्र के आधार पर अरब विद्वानों ने कई पुस्तकों की रचना की, ठीक है। अरबवासियों ने कई सारी ऐसी पुस्तकें ले गए थे, उसकी रचना की, ठीक है। अल फाजरी की किताब उल हिज थी, ठीक है। देखिए आता है, पूछता है, पूछेगा किसकी पूछता है कि किताब उल जिज, किताब उल जिज, किताब उल जिज किसकी रचना है, ठीक है। तो किताब उल जिज किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? अल फाजरी की। अल फाजरी की किसकी है? अल फाजरी की रचना है, ठीक है। अल फाजरी की रचना है, ठीक। चरक संहिता और पंचतंत्र, चरक संहिता पंचतंत्र का अरब में क्या हुआ? अनुवाद किया, अरबी भाषा में अनुवाद कराया गया। पंचतंत्र का अरबी नाम क्या है? देखिए पंचतंत्र, सोचिए पंचतंत्र जैसी पुस्तक हमारे भारत से अरबवासी ले गए थे। चरक संहिता जैसी पुस्तक अरबवासी हमारे यहाँ से ले गए थे, ठीक है। कलीला, ठीक है। कलीला वादिनमा, ठीक है।
कलीला वादिन ना। ठीक, पंचतंत्र का क्या है, अरबी अनुवाद है, अरबी अनुवाद। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के लोगों पर पहली बार जजिया कर लगाया था। पूछता है कि पहली बार, देखिए पहली बार जजिया कर किसने लगाया था, पहली बार जजिया कर किसने लगवाया, किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम का नाम आता है। किसका नाम आता है, मोहम्मद बिन कासिम। किसके ऊपर लगाया था, तो सिंध के लोगों, सिंध के लोगों पे। किसके ऊपर लगाया था, तो सिंध के लोगों पे लगाया था। अरबी द्वारा ही दिरहम सिक्कों का प्रचलन हुआ। अब देखिए दूसरा का पॉइंट पूछता है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, हम बस खाली पॉइंट की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है। दिरहम सिक्कों का प्रचलन या फिर किसने चलाया था, तो ये था अरबों ने, अरबों वालों ने। ठीक है, अरबों के द्वारा, ठीक है, अरबों के द्वारा कर दिए, थोड़ा सा ज्यादा आसान है इसमें। अरबों के द्वारा दिरहम सिक्कों का प्रचलन था। ठीक है, पहली बार जजिया कर किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर किसके ऊपर लगाते थे, सिंध वासियों के ऊपर लगाया था। किसके ऊपर लगाया था, सिंधु वासियों के ऊपर लगाया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा था अरब वासियों के ऊपर। अब आते हैं तुर्क, भारत पर तुर्क का आक्रमण। किसका, भारत पर तुर्क का आक्रमण। देखिए इस पर क्वेश्चन भी हम करवाएंगे आपको। भारत पर तुर्क आक्रमण, यानी भारत पर तुर्कों का आक्रमण कब हुआ। देखिए तुर्क कहां से थे, चीन से थे। कहां से थे, चीन से। तुर्क चीन के उत्तर पश्चिम सीमा, तुर्क जो थे चीन के उत्तर पश्चिम सीमा, यानी कि अगर हम बात करें, ये हमारा है प्यारा भारत, ठीक है, और यहाँ ये चाइना है ऐसे। ठीक है, तो चाइना, यानी देखिए इधर, देखिए ये इधर क्या है, पूर्व है या पश्चिम है, ये उत्तर है, तो उत्तर और पश्चिम यानी यहाँ। ठीक है, यहाँ वाला पार्ट, ठीक, यहाँ वाला पार्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम सीमा पर निवास करने वाली एक बर्बर, मतलब बहुत असभ्य जाति थी। कौन, तुर्क, बर्बर और असभ्य जाति की थी। यानी कि ये लोग बहुत ही मतलब असभ्य जाति, मतलब बर्बर मतलब कहने का मतलब क्या नाम है इसको कह सकते हैं कि जो बहुत सारी पुरानी प्रथाओं को लेके चलने वाले, मतलब लोगों को दबा के रखना, ठीक है, गुलामी करवाना, ये सब, मतलब उनकी छुआछूत बहुत सारी बुराइयां उनके अंदर थी। ठीक, तो ये जो तुर्कवासी जो थे, तुर्क के जो लोग थे जो भारत पर आक्रमण किए थे, वो बर्बर और असभ्य जाति के थे। कौन थे, बर्बर और असभ्य। ये लोग कहाँ निवास करते थे, तो चीन के उत्तर पश्चिम सीमा पर निवास करते थे। अरबों के पश्चात भारत पर तुर्कों ने आक्रमण किया था। ठीक है, ये तुर्कों ने ये जो तुर्क थे, अरब वासियों के बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। क्या था, धर्म का प्रचार प्रसार करना, यानी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। अगर आपसे पूछे कि तुर्कों का उद्देश्य क्या था, तुर्कों का उद्देश्य पूछे तो आप कहेंगे मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार, मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार। ये किसका मानना था, तो तुर्क के लोगों का। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था, अरब वासियों ने। कब किया था, 712 में। किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है ना, मोहम्मद बिन कासिम था, किसका सेनापति था,
तो उमैद खलीफा का सेनापति था। किसका था? उमैद खलीफा पर। किसके ऊपर आक्रमण किया था? दाहिर पे। दाहिर कौन था? तो सिंधु का हिंदुवासी वंश का क्या था? शासक था। ठीक है, कहाँ का शासक था? सिंधु प्रांत का। ठीक है, अब उसके बाद किसने आक्रमण किया भारत पर? तो तुर्कों ने आक्रमण किया। इनका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण कब हुआ था? अगर ये पूछे, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण तुर्क आक्रमण कब हुआ था? तो 986 ईस्वी में। 986 ईस्वी में कब हुआ था? 986 ईस्वी में। ठीक है, 986 ईस्वी में भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था। ठीक, ईस्वी में। अच्छा, भारत में जो तुर्क आक्रमण किसने किया था? तो गजनी के शासक। किसने किया था? गजनी के शासक। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6 की एनसीईआरटी, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि गजनी के शासक सुबुत्तगीन। ठीक है, गजनी के शासक सुबुत्तगीन ना। गजनी के शासक कौन थे? सुबुत्तगीन ने पंजाब के शासक जयपाल के विरुद्ध किया था। पंजाब के शासक जयपाल के विरुद्ध। ठीक है, भारत पर तुर्कों का आक्रमण का उद्देश्य था मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में हुआ था। गजनी के शासक सुबुत्तगीन ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। किस शासक के विरुद्ध किया था? तो जयपाल के विरुद्ध किया था। जयपाल कहाँ का शासक था? तो पंजाब का शासक था। ठीक है, कोई दिक्कत? सुबुत्तगीन यानी यामिनी वंश यानी कि यामिनी वंश को ही हम लोग क्या कहते हैं? गजनी। ठीक है, का संस्थापक था। अगर आपसे कोई पूछे कि सुबुत्तगीन, ये जो सुबुत्तगीन थे, सुबुत्तगीन गजनी वंश का संस्थापक था। गजनी वंश का संस्थापक था। किस वंश का संस्थापक था? तो गजनी वंश का संस्थापक था। कौन? सुबुत्तगीन। ठीक है, इसी को यामिनी वंश भी कहते हैं। गजनी वंश को हम लोग यामिनी वंश कहते हैं। ठीक है, यामिनी वंश कहते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए, क्योंकि इस पे हम ज़्यादा लिखवाएंगे नहीं, बस हम एक समरी की तरह चल रहे हैं जो आपको एग्जाम में पूछेगा। एग्जाम में ऐसी पूछेगा कि भारत पर प्रथम अरबी आक्रमण किसने किया था? तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। किसके ऊपर किया था? तो दाहिर कौन था? कहाँ का शासक था? तो सिंधु और मुल्तान का। ठीक है, किस वंश का शासक था? हिंदू वंश का। ठीक है, बस उसने भारत पर आक्रमण किया अरबवासियों ने, तो उनको क्या क्या लाभ हुआ? तो उन्हें दर्शन शास्त्र का ज्ञान लिया, नक्षत्र विज्ञान का ज्ञान लिया, गणित का लिया, शासन प्रबंध की शिक्षा ली। ठीक, अरबवासियों ने यहाँ से चरक संहिता पंच ग्रंथ ले गए, जिसका कि उन्होंने अरबी में अनुवाद कराया। ठीक, अरबों द्वारा ही दिरहम सिक्कों का प्रचलन किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम पहला ऐसा शासक था जिसने कि जजिया कर भारत में पहली बार लगाया था। किस प्रांत पे लगाया था? तो सिंधु प्रांत पे लगाया था। अरबों के बाद भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो अरबों के बाद तुर्कों ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 986 ईस्वी में किया था। ठीक है, गजनी के शासक सुबुत्तगीन ने पंजाब के शासक जयपाल के विरुद्ध यह आक्रमण किया था। ठीक है, सुबुत्तगीन कौन था? सुबुत्तगीन गजनी वंश का संस्थापक था। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आते हैं महमूद गजनवी कौन थे? महमूद गजनवी
ये है, अभी हम लोग सुबुतगिन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसने कि 986 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। कौन? तुर्क वंश का था। महमूद गजनवी। अब महमूद गजनवी के बारे में देखते हैं कि महमूद गजनवी कौन था। अब महमूद गजनवी सुबुतगिन का पुत्र था। क्या था? सुबुतगिन का पुत्र कौन था? तो महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? सुबुतगिन का। सुबुतगिन कौन था? सुबुतगिन गजनवी वंश का संस्थापक था। ठीक है, यानी कि गजनी वंश का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो महमूद गजनवी क्या हुआ? महमूद गजनवी आपका गजनी वंश का उत्तराधिकारी बना। ठीक है, जो 997 में, ठीक है, 997 के बाद शासक बना। कब शासक बना? 997 के बाद, 997 ईस्वी के बाद शासक बना। ठीक है, यानी कि राजा बना। कौन? महमूद गजनवी कौन था? सुबुतगिन का पुत्र था, गजनी वंश का उत्तराधिकारी था, 997 ईस्वी के बाद शासक बना। कौन? महमूद गजनवी। ठीक है, 101 से, ठीक है, अरे सॉरी 1001 से महमूद गजनवी के बारे में अगर हम बात करें तो महमूद गजनवी 1001 से 1027 तक भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसके बीच 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, जिसका उद्देश्य यहां से धन को लूटना था। ठीक है, महमूद गजनवी, देखिए महमूद सुबुतगिन का उद्देश्य क्या था कि भारत में, ठीक है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करना। लेकिन महमूद गजनवी का क्या उद्देश्य था कि भारत से बहुमूल्य वस्तुएं लूटना, धन लूटना, इस धन से ही मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना। ठीक है, जो भारत से धन लूटता था उसी से मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने का उद्देश्य किसका था? तो महमूद गजनवी का था। महमूद गजनवी 1001 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और 997 ईस्वी के बाद इसने गजनवी वंश का शासक बना। ठीक है, ये सुबुतगिन का पुत्र था। ठीक, 1025 ईस्वी में महमूद ने गुजरात के सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक, यानी कि सोमनाथ मंदिर कहाँ में है? गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो 1025 ईस्वी में। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था, तो 1025 ईस्वी में। कब आक्रमण किया था? तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर इसने आक्रमण किया था। ठीक है, और यहाँ से बहुत भारी मात्रा में धन उसने लूट कर ले गया, क्योंकि हमारे जितने भी पुरानी मंदिरें हैं उसमें लगभग सोने चांदी बहुत सारे मतलब मुकुट उकुट बनाए जाते हैं। ठीक है, गुंबज बनाए जाते हैं। तो उस समय इसने बहुत सारा धन लूटा था। कहाँ से? सोमनाथ मंदिर से। ठीक है, महमूद गजनवी के प्रमुख दरबारी कवि, अगर आपसे पूछे कि महमूद गजनवी के प्रमुख दरबारी कवि कौन थे, तो अल-बरूनी। कौन थे? अल-बरूनी, फिरदौसी तथा बैहाकी थे। ठीक है, महमूद गजनवी के दरबारी कवि दरबारी कवि
किसके? महमूद गजनवी के। महमूद गजनवी के दरबारी कवि कौन कौन से थे? तो महमूद गजनवी के दरबारी कवि से अलबरूनी, अलबरूनी, ठीक है, अलबरूनी थे। और कौन थे? फिरदौसी। और कौन थे? फिरदौसी। और कौन थे बाबू? फिरदौसी थे। और कौन थे? तो एक लोग और थे जिनका नाम था बैहाकी। बैहाकी, ठीक है। ये लोग, ये अलबरूनी, फिरदौसी और बैहाकी जो थे महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे, ठीक। अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक और प्रथम मुस्लिम विद्वान था। बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये पूछता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम विद्वान कौन था? इसको नोट कर लिए आप लोग, स्क्रीन शॉट करना कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। अगर आपसे पूछे कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम विद्वान, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक तो क्या है? अलबरूनी। अलबरूनी, ठीक है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक, सॉरी शासक हटा दीजिए, प्रथम मुस्लिम विद्वान। प्रथम मुस्लिम विद्वान कौन था? अलबरूनी थे। कौन थे? अलबरूनी थे। अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम विद्वान था, ठीक है। महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने कि सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक, प्रथम मुस्लिम शासक। तो प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो महमूद गजनवी। महमूद गजनवी कौन था? तो प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने कि सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आशा करता हूं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद अगला शासक कौन है? मुहम्मद गोरी। कौन है? मुहम्मद गोरी। कौन है? मुहम्मद गोरी कौन थे? इनके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हम बस ये मत सोचे कि सर बहुत अच्छी विस्तार। मुहम्मद गोरी, देखिए हम इन लोगों को उतना ही बातें में चर्चा कर रहे हैं जितनी कि हमें एग्जाम में पूछेगा, ये खासकर टीजीटी पीजीटी में, ठीक है। मुहम्मद गोरी, मुइजुद्दीन मुहम्मद गोरी इनका पूरा नाम है। गोर, ठीक। मुहम्मद गोरी जो थे गोर का शासक था। कहाँ का शासक था? गोर का शासक था, जो गजनी के अधीन था, ठीक है। किसके अधीन था? गजनी के। अब गजनी का शासक कौन था? महमूद गजनवी। यानी कि गजनी का संस्थापक कौन था? तो सुबुत्तगीन था। कौन था? सुबुत्तगीन, ठीक। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम, क्या नाम? पूरा नाम मुइजुद्दीन पूरा नाम। अगर इनके पूरे नाम की बात करें तो मुइजुद्दीन, क्या नाम था? मुइजुद्दीन मुहम्मद गोरी इनका पूरा नाम था, ठीक है। ये कहाँ के शासक थे? कहाँ के थे? गोर के शासक थे। कहाँ के? गोर के शासक। कहाँ के शासक थे? गोर के। ये किसके अधीन था? तो गजनी के अधीन था,
ठीक है, ये किसके अधीन था? तो गजनी के अधीन था। ठीक, मोहम्मद गोरी ने, ठीक है, गोर के इस दौरान संसबनी वंश का शासक था। ठीक है, संसबनी, गोर कौन, किस वंश का शासक था? तो संसबनी वंश का। ठीक, मोहम्मद गोरी ने भारत में प्रथम आक्रमण, ठीक है, मोहम्मद गोरी भारत पर प्रथम आक्रमण, मोहम्मद गोरी भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो 1100, बोलिए फटाक से, कमेंट में फटाफट कमेंट भी आप लोग करते हैं। तो मोहम्मद गोरी भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में। कब किया था? 1175 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पे? मुल्तान पे। ठीक है, ठीक, मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण का, इसका भी प्रथम आक्रमण का उद्देश्य क्या था? भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। देखिए, मुस्लिम साम्राज्य के भारत में स्थापना करना सुबुद्दीन का भी था उद्देश्य। ठीक है, सुबुद्दीन जो कि गजनी वंश का संस्थापक था, और मोहम्मद गोरी का भी यही उद्देश्य था। देखिए, बस खाली गजनी का उद्देश्य था कि भारत से लूटो पाटो और मध्य एशिया में साम्राज्य का अपने विस्तार करना, लेकिन मोहम्मद गोरी का उद्देश्य था और सुबुद्दीन का उद्देश्य था कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य था भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। इसने भारत पर आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। उस समय मुल्तान का करमाथी जाति के मुसलमान शासक था। ठीक है, देखिए, क्योंकि सुबुद्दीन जब भारत पर आक्रमण किया था, सुबुद्दीन, तो उस समय हिंदू कुश के राजा थे, दाहिर। ठीक है, ठीक, तो उसने आक्रमण किया होगा, तो हो सकता है दाहिर, तो आक्रमण किया। अब उसके बाद अब एक मुस्लिम शासक वहाँ पे मतलब राज कर रहे थे। ठीक है, फिर भी मुस्लिम शासक भले भी थे, लेकिन थे कहाँ के? भारत के थे। ठीक है, तो इसने भारत पर आक्रमण किया और क्या किया? करमाथी जाति के जो मुल्तान थे उनको हरा दिया। क्या कह दिया? हरा दिया, और वहाँ पे अपने मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो आपका प्रथम आक्रमण कहाँ पे? 1775 ईस्वी में। कहाँ पे किया था? मुल्तान पे। मुल्तान आप जानते हैं, मुल्तान किसको कहते हैं? सिंध को। ठीक है, आपने अभी अगले वाले, इससे पहले हमने बताया था जब सुबुद्दीन ने मुल्तान पर आक्रमण किया था पहले बार। ठीक है, तो मुल्तान पे आक्रमण किया था। मुल्तान का उस समय शासक कौन था? करमाथी जाति के मुसलमान थे। कहाँ के? कौन से? करमाथी जाति, करमाथी जाति के मुसलमान। ठीक है, करमाथी जाति के मुसलमान उस समय मुल्तान पे राज कर रहे थे। मुल्तान यानी सिंध कह सकते हैं। ठीक है, कब आक्रमण किया था? प्रथम बार तो 1175 ईस्वी में किया था। ठीक है, वर्ष 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, जहां पर मूलराज तृतीय यानी कि चालुक्य वंश शासक कर रहा था। कौन सा? चालुक्य वंश का शासक मूलराज तृतीय राज कर रहा था। कहाँ पे? गुजरात पे 1178 ईस्वी में। उसी समय मोहम्मद गोरी 1178 ईस्वी में क्या करता है कि आक्रमण कर देता है। ठीक है, इस युद्ध में गोरी की हार हुई। ठीक है, इस युद्ध में गोरी की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि गुजरात पर आक्रमण, गुजरात पर आक्रमण कब करता है? 1178 ईस्वी में। कब करता है? 1178 ईस्वी में। उस समय गुजरात पर चालुक्य वंश का शासक था। इसके उस समय इसका राजा कौन सा? तो मूलराज द्वितीय थे। कौन थे? मूलराज द्वितीय वहाँ के शासक थे। मूलराज द्वितीय वहाँ के शासक थे। उसी समय मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में क्या किया? आक्रमण कर दिया। कहाँ पे? गुजरात पे। कहाँ पे आक्रमण किया था? गुजरात पे आक्रमण किया था। ठीक है, किसने? मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, और वहाँ पे मोहम्मद गोरी की हार हुई। यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोहम्मद गोरी हार गया। मोहम्मद गोरी क्या हुआ? हार गया। ठीक है, मोहम्मद गोरी हार गया। तो मोहम्मद गोरी और जब हारा तो भाई फिर से आक्रमण करेगा,
क्योंकि भाई हारा है तो अब उसको अपने हार का बदला लेना है ना। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वी चौहान के बीच दो प्रमुख युद्ध हुए। मोहम्मद गोरी और पृथ्वी चौहान के बीच दो प्रमुख युद्ध हुए और दोनों ही युद्ध तराई में हुए। ठीक है, पूछता है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन से युद्ध हुए, तो तराई के युद्ध हुए। तराई का पहला युद्ध, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा रफ कर देते हैं। देखिए, भारत में प्रथम आक्रमण 1175 में किया था। अब देखिए, पृथ्वीराज चौहान तराई का प्रथम युद्ध, तराई का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जहां पर ये फिर से हार जाता है। क्या होता है? हार जाता है। कौन? मोहम्मद गोरी। ठीक है, लेकिन तराई का जब दूसरा युद्ध होता है तो पृथ्वी राज पराजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तराई का द्वितीय युद्ध ये कब होता है? 1192 ईस्वी में। ठीक है, जहां पे गोरी जीत जाता है। क्या करता है? गोरी जीत जाता है और उसके जीतने के बाद ही भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, तुर्की राज्य की स्थापना हुई। ठीक, तुर्की राज्य की स्थापना कभी? जब पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। कब? 1192 ईस्वी में। ठीक है, तराई के द्वितीय युद्ध में। ठीक, तो उसी समय जब तराई के द्वितीय युद्ध में ये हार जाते हैं तब तुर्की राज्य की स्थापना होती है और 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच चंदावर के युद्ध होता है, जिसमें कि जयचंद पराजित हो जाता है। देखिए, जब जयचंद जो था, इसी ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए। इसीलिए जयचंद को पहला, क्या बोलते हैं उनको, घर का भेदी लंगड़ है। मतलब पहला उसको वो माना जाता है कि मतलब देशद्रोही, भारत का या भारत देश का पहला देशद्रोही जयचंद्र को माना जाता है, क्योंकि यही पहला शासक था जिसने कि विदेशियों का साथ दिया, जिससे विदेशी भारत में प्रवेश किए और तुर्क साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, देखिए, पहले इससे पहले सुबुद्दीन ऐबक था, आया, आक्रमण किया, साम्राज्य का विस्तार करना चाहा, लेकिन सिंधु तक ही रह गया, अंदर नहीं प्रवेश किया। ठीक है, मोहम्मद गोरी देख रहे हैं, गुजरात पर आक्रमण किया, हार गया, पृथ्वीराज चौहान से आक्रमण किया, फिर हार गया, फिर दोबारा हार किया और जीता। इसका मूल उद्देश्य था भारत में क्या था? मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। ठीक है, इसका साथ दिया था जयचंद ने। जयचंद ने तो साथ दिया, उस समय तो उनको मजा आया, लेकिन फिर जयचंद से जब युद्ध हुआ कन्नौज में, ठीक है, कन्नौज में, तो कन्नौज के शासक कौन थे? जयचंद थे। इनसे कब युद्ध हुआ? 1994 ईस्वी में। पूछता है कि 1994, अच्छा 1194 ईस्वी, 1194 ईस्वी में जयचंद और गोरी के बीच, गोरी के मध्य, ठीक है, जिसमें कि जयचंद क्या होते हैं? पराजित हो जाते हैं। क्या होते हैं? जयचंद पराजित हो जाते हैं। ठीक है, और कन्नौज विजय के बाद गोरी ने जिन सिक्कों का प्रचलन कराया उन पर एक तरफ लक्ष्मी की आकृति और दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन शाम अंकित था। देखिए, बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है। हो गया ये? देखिए, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि लक्ष्मी जी की आकृति और उस पर मोहम्मद कासिम लिखा हुआ, ठीक है, देवनागरी लिपि में। ऐसे नहीं पूछता कि देखिए
जब पूछ देगा कि मोहम्मद कासिम तो आप पकड़ लेंगे कि ओ मोहम्मद गोरी ने चलाया था। लेकिन पूछेगा कि लक्ष्मी की आकृति, देवी लक्ष्मी जी की आकृति किस, मतलब जो सिक्के चलाए गए थे और लक्ष्मी जी की जो आकृति उस पर थी, ये सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो मोहम्मद गोरी का नाम आता। किसका नाम आता? मोहम्मद गोरी का। ये कब चलाया था? जब कन्नौज जीता था। कन्नौज पर शासक किसका था? जयचंद्र का था। ठीक है, एक तरफ माता लक्ष्मी जी की और दूसरी तरफ मोहम्मद कासिम लिखा हुआ था देवनागरी लिपि में। किस लिपि में लिखा गया था? देवनागरी लिपि में। ठीक है, कि क्या लिखा था? मोहम्मद गोरी। ठीक है, क्या लिखा गया था उस पर? मतलब दूसरी तरफ क्या लिखा गया था? मोहम्मद बिन शाम लिखा था ना। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा चीज है। मोहम्मद गोरी के जो सेनापति थे बख्तियार खिलजी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। मोहम्मद गोरी के सेनापति कौन थे? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत के राज्यों को जीता। किस राज्यों को? पूर्वी भारत राज्यों को जीता और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। क्या किया? पूर्वी भारत के राज्यों को जीता, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। किसने? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी कौन था? मोहम्मद गोरी का क्या था? सेनापति था। ठीक है, भारत में तुर्की राज्य स्थापित करके गोरी ने अपने प्रमुख दासों को भारत के प्रांतों को इनाम में दे दिया। क्या किया? इनाम में दे दिया। ठीक है, तभी 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंप दिया और गजनी की ओर अपना वापस चला गया, यानी अपने राज्य वापस लौट गया। ठीक, तभी से भैया कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे यानी गुलाम वंश के एक तरह से संस्थापक हुए। ठीक है, गुलाम वंश के प्रथम संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, और कहा जाता है कि जब लौट रहे थे तो दमयक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 ईस्वी में उनकी हत्या हो जाती है। किसकी? मोहम्मद गोरी की। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ठीक, मोहम्मद गोरी के जो गुलाम थे उनमें कुतुबुद्दीन ऐबक प्रमुख थे, जिन्होंने दिल्ली में इसकी स्थापना की। और कल हम दिल्ली सल्तनत के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना मन लगा के पढ़िए। जो डाउट होगा हम लोग बस मुख्य चीज़ों पर बात करते हुए, चर्चा करते हुए निकल जाएंगे। ठीक है, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उस पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे और विशेष रूप से उस पर चर्चा करेंगे और उस पर जो क्वेश्चन बनेंगे सारा का सारा क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।